बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में थायमीन के बारे में देखेंगे। थायमीन जो होता है वाटर सोल्यूबल विटामिन है, बी कॉम्प्लेक्स विटामिन है। इसको दूसरा नाम देते हैं B1 विटामिन। इसकी जो एक्टिव कोएंजाइम फॉर्म होती है वो होती है थायामीन पायरोफॉस्फेट, TPP, थायामीन पायरोफॉस्फेट। ये बनता कैसे है? फॉर एग्जांपल ये हमारे पास थायामीन मौजूद है, इसके अंदर हम एक ग्रुप ऐड करते हैं जिसका नाम है पायरोफॉस्फेट। पायरो जो फॉस्फेट है ये प्रोवाइड करता है ATP। तो जब ये इसमें ऐड होता है तो हमारे पास बन जाता है थायामीन पायरोफॉस्फेट। अब पायरोफॉस्फेट को दूसरा नाम देते हैं डाई फॉस्फेट का। ठीक है, ये ऐसा ग्रुप है जिसके अंदर दो फॉस्फेट प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक फॉस्फेट है, ये मेरे पास दूसरा फॉस्फेट है, और आपस में ये लिंक होते हैं थ्रू ऑक्सीजन। तो ये वाला जो पूरा ग्रुप बना है इसको नाम देते हैं पायरोफॉस्फेट या डाईफॉस्फेट। तो ये वाला ग्रुप प्रोवाइड करता है ATP। ATP से ये ड्राइव होता है और जब ये ऐड होता है विद थायामीन तो बन जाता है थायामीन पायरोफॉस्फेट, और ये एक्टिव कोएंजाइम फॉर्म है। वाटर सोल्यूबल विटामिन जितने भी हैं प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया ये सारे प्रिकसर्स होते हैं कोएंजाइम के। तो इसी तरह थायामीन भी कोएंजाइम का प्रिकसर है, वो कोएंजाइम है हमारे पास TPP। अब ये जो TPP है कोएंजाइम के तौर पर एक्ट करता है फॉर टू एंजाइम। एक एंजाइम का नाम है ट्रांसकीटोलेस एंड सेकंड वन इज डीहाइड्रोजिनेस। अल्फा कीटोल ये ऐसे कंपाउंड हैं जिनके अंदर कीटोन ग्रुप भी प्रेजेंट होता है और अल्कोहल ग्रुप भी प्रेजेंट होता है। ऐसे कंपाउंड्स की फॉर्मेशन करनी हो चाहे डिग्रेडेशन करनी हो तो जो एंजाइम यूज़ होता है वो होता है ट्रांसकीटोलेस, जिसके लिए हमें TPP एज को एंजाइम रिक्वायर होता है। अब दूसरा जो हमारे पास एंजाइम है उसका नाम है डीहाइड्रोजिनेस, जिसमें TPP एज को एंजाइम एक्ट करता है। डीहाइड्रोजिनेस मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स है, मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स ही होता है। मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स का मतलब ये है कि एक एंजाइम है लेकिन उसके अंदर एक से ज़्यादा सब यूनिट प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें एक से ज़्यादा एक्टिव साइड होंगी, एक एक्टिव साइड यहाँ पे मौजूद है, एक यहाँ पे। अब जो ये वाली एक्टिव साइड है ये और काम करेगी और ये उससे डिफरेंट कोई काम करेगी। तो मतलब एक ही एंजाइम है लेकिन उसमें एक यूनिट कुछ और काम कर रहा है और दूसरा यूनिट कोई और काम कर रहा होता है। अगर इन दोनों यूनिट को सेपरेट कर दें तो ना ये फंक्शन होगा ना ये फंक्शन होगा। ये दोनों काम उस वक्त करते हैं जब आपस में ये जुड़े हों। तो ऐसे एंजाइम को हम नाम देते हैं मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स। तो डीहाइड्रोजिनेस भी मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स होता है, इसके अंदर दो सब यूनिट होते हैं। एक काम करता है डीहाइड्रोजिनेस का, मतलब हाइड्रोजन को रिमूव करता है, ये हाइड्रोजन आइटम को रिमूव करेगा। और जो दूसरा होता है उसको नाम देते हैं डी कार्बोक्सिलेस। तो मतलब ये कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करवाता है। अब दो सब यूनिट है, जो ये वाला सब यूनिट है ना डीहाइड्रोजिनेस, मतलब डीहाइड्रोजिनेस का जो डी कार्बोक्सिलेस पार्ट होता है इसको रिक्वायर होता है TPP एज कोएंजाइम। इसको नहीं रिक्वायर होता, सिर्फ इसको रिक्वायर होता है TPP एज कोएंजाइम डी कार्बोक्सिलेस के लिए। अब देखिए डीहाइड्रोजिनेस जो है ये हाइड्रोजन को रिमूव करा रहा है और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। और ये कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव कर रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड की रिमूवल कराती है डी कार्बोक्सिलेशन। तो मतलब ये जो एंजाइम है ये करवाता है ऑक्सीडेटिव डी कार्बोक्सिलेशन। तो ये इसका काम होता है कि ये ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन करवाते हैं, मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये देखें ये मेरे पास सिट्रिक साइकिल मौजूद है। सिट्रिक साइकिल में पायरोवेट जो होता है ये एंटर होने से पहले एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट होता है, और यहाँ पे जो एंजाइम आता है वो हमारे पास है पायरोवेट डीहाइड्रोजिनेस, वही डीहाइड्रोजिनेस जिसकी हम बात कर रहे थे। अब ये क्या करवाता है, ये देखें कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करवा रहा है, साथ में इसकी ऑक्सीडेशन करेगा, ये कन्वर्ट होता है एसिटाइल कोएंजाइम में। एक रिएक्शन ये हो गया, यहाँ पे TPP रिक्वायर होता है। उसके बाद एक और रिएक्शन है, यहाँ पे देखें अल्फा कीटो ग्लूटारेट है, इसकी भी
ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन होती है तो ये कन्वर्ट होता है सुक्सिनाइल कोएंजाइम ए में। यहाँ पे जो एंजाइम आता है वो अल्फा कीटोग्लूटारेट डीहाइड्रोजिनेस है, वही डीहाइड्रोजिनेस, और डीहाइड्रोजिनेस का जो डीकार्बोक्सिलेज पार्ट होता है उसको टीपीपी रिक्वायर होता है। और जो सिट्रिक साइकिल है ये जो होता है करेप्ट साइकिल है, ये एनर्जी प्रोवाइड करता है। सेलुलर रेस्पिरेशन का प्रोसेस है जिसमें एनर्जी रिलीज़ होती है और इसी एनर्जी को सेल यूज़ करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर थायमिन की डेफिशिएंसी होगी टीपीपी नहीं होगा, टीपीपी नहीं होगा डीहाइड्रोजिनेस काम नहीं करेगा, ये काम नहीं करेगा, एसिटाइल कोएंजाइम ही नहीं बनेगा, सिट्रिक साइकिल नहीं चलेगा। जब सिट्रिक साइकिल नहीं चलेगा तो सेल में एनर्जी की कमी हो जाएगी, और जब एनर्जी नहीं होती सेल में, पूरी बॉडी में अगर एनर्जी की कमी है तो सबसे पहले सेंट्रल नर्वस सिस्टम इफेक्ट होता है। तो जब भी थायमिन की डेफिशिएंसी होती है तो सबसे पहले जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो उसको मसला स्टार्ट हो जाएगा, इम्पेयरमेंट उसकी स्टार्ट हो जाएगी। जब थायमिन की डेफिशिएंसी होती है तो हमारे पास दो डिजीज़ आती हैं, बेरी एंड वर्निका कोर्साकॉफ सिंड्रोम। तो ये डिजीज़ होती हैं। जो बेरी है ड्यू टू थायमिन डेफिशिएंसी होगी, और ये ज़्यादातर होती है उन लोगों में जो पॉलिश्ड राइस यूज़ करते हैं एज अ डाइट में पॉलिश्ड राइस खाते हैं। जो पॉलिश्ड राइस होती हैं इनमें जो थायमिन की होती है डेफिशिएंसी होती है, इसलिए उन्हें उनका इन्हिसार ही इसी फूड पे होता है, तो मतलब वो डाइट में थायमिन ले ही नहीं रहे, तो थायमिन की डेफिशिएंसी हो जाएगी। तो डिजीज़ जो होती है उसको नाम देते हैं बेरी। अब जो बेरी है ये ड्राई भी हो सकती है और वेट भी हो सकती है। ड्राई में ये होता है कि देखें जब एनर्जी थायमिन नहीं होगा तो एनर्जी की प्रोडक्शन बॉडी में डिक्रीज़ कर जाएगी। जब एनर्जी की प्रोडक्शन डिक्रीज़ करेगी, जो पेरिफेरल नर्व्स हैं जितनी भी, वो डीजनरेट होना शुरू हो जाएंगे। जब डीजनरेट होंगी तो पेरीफेरी न्यूरोपैथी हो जाएगी, मतलब सेंसरी लॉस होना शुरू हो जाएगी, मोटर लॉस होना शुरू हो जाएगी। ये सबसे पहले लेग्स में होता है, उसके बाद आर्म्स में आना शुरू होता है। उसके बाद अगर वेट की बात करें, जब एनर्जी कम है तो जो हार्ट है, अगर कार्डिक की बात करें तो इसको एनर्जी कम मिल रही है तो कार्डिक फेलियर होना स्टार्ट हो जाएगा, कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स, जो वेसल्स हैं उनमें भी मसला आना शुरू हो जाएगा, और मैक्सिमम जो फ्लूइड होगा वो वेसल से बाहर निकलेगा और टिश्यू में आना शुरू हो जाएगा। तो टिश्यू में जब फ्लूइड एक्युमुलेट होता है तो हो जाता है एडीमा। तो मतलब जब वेट होगा तो एडीमा होगा, जब ड्राई होता है तो पेरीफ्री न्यूरोपैथी हो जाती है, मतलब सेंसरी लॉस हो जाता है और मोटर फंक्शन जो होता है वो लॉस हो जाता है। सबसे पहले ये लेग में होता है और उसके बाद जैसे ये प्रोसीड करता जाता है तो आर्म्स में भी ये मसला आना शुरू होता है। उसके बाद जो दूसरा मसला है उसको हम नाम देते हैं वर्निका कोर्साकॉफ सिंड्रोम। असल में ये दो डिजीज़ हैं, वर्निका एंड कोर्साकॉफ सिंड्रोम। ये दोनों मिलके हो जाती हैं जब थायमिन की डेफिशिएंसी होती है। अब इसमें भी थायमिन की डेफिशिएंसी थी, लेकिन ये पॉलिश्ड राइस इस्तेमाल करने की वजह से थी, और ये थायमिन की डेफिशिएंसी हुई है ये ड्यू टू अल्कोहल हुई है। वो पर्सन जो अल्कोहल को बहुत ज़्यादा यूज़ करता है उसमें थायमिन की डेफिशिएंसी हो सकती है, और अगर अल्कोहल की वजह से थायमिन की डेफिशिएंसी होती है तो उसमें वर्निका कोर्साकॉफ सिंड्रोम होता है। इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? वर्निका कोर्साकॉफ सिंड्रोम जब होगा तो देखें एनर्जी नहीं है तो मेंटल कन्फ्यूजन स्टार्ट हो जाएगी। आपका जो ब्रेन है वो उसी तरफ काम नहीं करेगा, उसको एनर्जी नहीं मिलेगी तो मेंटल कन्फ्यूजन हो जाएगी। गेट एटैक्सिया हमने पढ़ा है, पेरीफ्री न्यूरोपैथी हो जाती है। न्यूरोपैथी पहले लेग्स में होती है, तो मतलब ब्रेन का लेग के साथ कनेक्शन ख़त्म हो गया है तो सही तरह चला नहीं जाएगा। उसके बाद निस्टैग्मस मतलब टू एंड फ्रो मोशन ऑफ आईबॉल होता है, टू एंड फ्रो मोशन ऑफ आईबॉल। तो आईबॉल की मोशन टू एंड फ्रो होना स्टार्ट हो जाती है। ऑप्थेल्मोप्लेगिया, इसका मतलब ये होता है कि जो आई के मसल हैं वो वीक हो चुके हैं, उनको एनर्जी नहीं मिलेगी, वो ज़्यादा वीक हो जाएंगे। लास्ट में इंसेफेलोपैथी आता है। इंसेफेलोपैथी एक जर्नल टर्म है जो ब्रेन डैमेज के लिए इस्तेमाल होती है, तो एनर्जी नहीं मिलेगी, ब्रेन डैमेज भी होगा, इंसेफेलोपैथी हो जाएगी। मेमोरी प्रॉब्लम्स होंगे, डिमेंशिया होगा, बातें बहुत जल्दी भूल जाया करेंगी, और हेलोसिनेशन होगा। इसका मतलब ये होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपके सामने कोई चीज़ मौजूद है, फॉर एग्ज़ाम्पल एक पर्सन मौजूद है, तो आप डिफ्रेंशिएट ही ना कर सकें क्या ये रियलिटी में मौजूद है या सिर्फ हमारा एक ख़्याल है। तो जब आप रियलिटी में और ख़्याल में अपनी थिंकिंग में डिफ्रेंशिएट ना कर सकें उस कंडीशन को हम नाम देते हैं हेलोसिनेशंस। तो ये सारे प्रॉब्लम्स आते हैं वर्निका कोर्साकॉफ सिंड्रोम में। थैंक यू।